नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज मैं जो नया टॉपिक चालू करने वाला हूं वो है अपने पास क्वांटम संख्याएं। दोस्तों, इससे हर साल हर बार आरपीएससी जो एग्जाम लगता है, भले वो फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे लैब असिस्टेंट है या एसीएफ है, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें हर बार क्वांटम नंबर से या क्वांटम संख्याओं से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है दोस्तों। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है और इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक क्वांटम संख्या। दोस्तों, क्वांटम संख्याओं का यूज क्यों किया जाता है? सबसे पहला यह है काम कि क्वांटम संख्याओं का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो जनरली मैं अभी ये कह दूं कि हम जानते हैं कि कोई भी जैसे एटम है, उस एटम का जो सेंटर होता है यानी केंद्र होता है वो तो नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कोषों में चक्कर लगाता रहता है, ये अपन जानते हैं। तो इस परमाणु के अंदर, किसी एटम के अंदर, परमाणु के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता लगाने के लिए, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता लगाने के लिए, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्वांटम संख्याओं का यूज करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता लगाने के लिए हम क्वांटम संख्याओं का यूज करते हैं। अब बात आती है सर पोजीशन, यानी इलेक्ट्रॉन किसी सेल यानी किसी कोष के सब सेल के यानी उपकोष, हिंदी में भी लिख रहा हूं और इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, किसी सेल के सब सेल में या किसी कोष के उपकोष में किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये पता लगाने के लिए, ये स्थिति पता लगाने के लिए ही हम क्वांटम संख्याओं का यूज करते हैं। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और 100% आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और यहां से आने वाला क्वेश्चन आपका 100% अटेम्प्ट होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर मैं जनरली क्वांटम संख्याओं की बात करूं तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला एन से दर्शाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बताऊंगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या है दोस्तों। दूसरी है दोस्तों जिसको एल से दर्शाते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको अपन बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा दोस्तों एम, कई जगह एम एस से दर्शा रखा है, कहीं ने एम लगा रखा है, इससे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं दोस्तों, समझने की बात है। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या है दोस्तों। और चौथी है दोस्तों स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन ही नहीं आएगा दोस्तों, स्पिन क्वांटम नंबर है दोस्तों। क्या कह रहा हूं? चौथी है अपने पास स्पिन क्वांटम नंबर। अब दोस्तों इनका सिंबल अपने को पता है, स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। मैंने सबका सिंबल बता रखा है। एन मुख्य क्वांटम संख्या, एल द्विगंशी क्वांटम संख्या, एस एम यानी एम मुख्य मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, और एस का मतलब स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। अब दोस्तों हम इनके बारे में एक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बार जनरली में डिस्कस कर लेता हूँ सेल के बारे में। सेल को दोस्तों कोष भी कहते हो आप और कक्ष भी कहते हो, यानी ऑर्बिट भी कहते हो। ध्यान रखना दोस्तों, ऑर्बिट और सेल एक ही बात है, क्योंकि ऑर्बिट एक बड़ी बात यानी बड़े साइज की बात कर रहा है, बड़े कोष की बात कर रहा है। दूसरा दोस्तों, जो सेल होते हैं वो बने होते हैं सब सेल से, यानी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे सब सेल होते हैं यानी उपकोष। यानी मैं ये कह सकता हूं सेल छोटे छोटे उपकोषों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो सब सेल होते हैं दोस्तों वो डिवाइड होते हैं, यानी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स यानी कक्षक, और इन कक्षकों में पाए जाते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा हूं? इन कक्षों में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सेल को दोस्तों एन से दर्शाते हैं और एन की वैल्यू यहां 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होगी, या इसके लिए आप यूज कर सकते हैं के एल
एम एन डैश डैश। ऐसे ही दोस्तों जो सब सेल है जिनको उपकोष कहते हैं, आप उपकोष को अपन दर्शाते हैं एस पी डी एफ जी इस तरह से। और इनके लिए उपकोषों के लिए एल की जो वैल्यू होगी, जो अभी मैं आगे बताऊंगा द्विगंशी क्वांटम संख्याओं की वैल्यू, इसके लिए होगी दोस्तों एस की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 और जी के लिए 4। ये कैसे आई, ये सारी मैं डिटेल डिस्कस करूंगा दोस्तों। अब आपको किसी सेल के अंदर दोस्तों अगर कक्षक निकालने हैं तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है एन स्क्वायर। क्या कह रहा हूं, किसी सेल के अंदर या कोश के अंदर अगर कक्षकों का पता लगाना है, ऑर्बिटल्स का पता लगाना है, तो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे एन स्क्वायर। या अगर इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है तो जितने अपन जानते हैं दोस्तों, हर एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा 2n स्क्वायर। ये आरपीसी में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे दोस्तों ये जो एस सबसेल है इसके अंदर 1 ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल और जी के अंदर 9 ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। और हर एक ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉनों का पता लगाऊं दोस्तों तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इन सबको आप 2 से गुणा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितने ऑर्बिटल होते हैं उनका मल्टीप्लाई 2 कर देना दोस्तों, क्योंकि हर एक कक्षक में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जितने ऑर्बिटल होंगे उन ऑर्बिटल्स को अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या कर दो, उन ऑर्बिटल्स को 2 से मल्टीपल कर दो तो आपके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली जो क्वांटम संख्या है वो है अपने पास मुख्य क्वांटम संख्या है दोस्तों, जिसको अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके जो 3rd चैप्टर होगा पीरियोडिसिटी इन पीरियड टेबल, यानी आवर्त सारणी आवर्तिता के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दोस्तों। पीरियोडिसिटी इन पीरियड टेबल के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अब देखिए दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या को एन से डिनोट करते हैं और ये जो क्वांटम संख्या है ये बताती है दोस्तों सेल के बारे में, यानी ये बताती है कोशों के बारे में, बताती है कोश के बारे में, ये क्वांटम संख्या हमें बताती है। क्या कह रहा हूं दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या हमें कोशों के बारे में बताती है दोस्तों। इसको अपन डिनोट किससे करते हैं? एन से। कोश की बात कर लूं दोस्तों, या मैं बता दूं दोस्तों एनर्जी लेवल, इसको आप एनर्जी लेवल के लिए भी यूज कर सकते हैं कि इट इंडिकेट और इट एक्सप्लेन अबाउट द एनर्जी लेवल। यानी किसके बारे में बताती है दोस्तों? ऊर्जा स्तरों के बारे में भी ये बताती है। जैसे दोस्तों अपन जानते हैं कि ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष, या एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते रहती है दोस्तों। ठीक है, और अपन को यहां से जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी दोस्तों वैसे वैसे अपन जानते हैं कि इनकी ऊर्जाओं का मान भी बढ़ता है। तो कोष के बढ़ने के साथ साथ ऊर्जाओं का मान भी बढ़ता है, हर एक कोष के बढ़ने के साथ में। और अपन जानते हैं यहाँ जो ऊर्जा का मान होता है माइनस का 13.6 होता है, यहाँ होता है माइनस का 3.4, यहाँ होता है माइनस का 1.5, यहाँ होता है माइनस का 0.85। ये भी अपन जानते हैं कि जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एन की वैल्यू, इस एन का मान क्या रखा जाएगा? तो दोस्तों एन का मान 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तरीके रहेगा दोस्तों, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि कोस के लिए कम से कम आप अगर आप सोचे कि कोस की वैल्यू 0 हो सकती है, तो आपको देखो इस डायग्राम से पता चलता है कि मिनिमम कम से कम हम स्टार्टिंग जो करते हैं वो पहले कोस से ही करते हैं। इसका मतलब यहाँ एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये ध्यान रखना, एन की वैल्यू यहाँ, एन का मान यहाँ कभी भी 0 नहीं होगा दोस्तों। ये चीज ध्यान रखनी है हमें, ये चीज ध्यान रखनी कि एन का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको आप इंग्लिश टर्म में भी यूज कर सकते हैं। के को एल से, यानी 1 को के से दर्शाते हैं,
2 को L से दर्शाते हैं, 3 को M से दर्शा सकते हैं, फिर N, इस तरह से दोस्तों अपन आगे यूज करते चलेंगे। अब देखिए याद रखना दोस्तों, अभी मैं क्वेश्चंस लूंगा। 1 को अपन किससे दर्शा रहे हैं, K से, 2 को दर्शा रहे हैं L से, 3 से दर्शा रहे हैं M को, और 4 से दर्शा रहे हैं दोस्तों N को। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, किसी भी सेल के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है दोस्तों, क्या कह रहा हूं, किसी भी सेल के अंदर या कोश में या दोस्तों ऑर्बिट में या कक्ष में अगर हमें कक्षकों की गणना करनी है, कक्षकों की संख्या निकालनी है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा दोस्तों n का स्क्वायर। और दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2n स्क्वायर। क्लियर है। अब जो n है ये अपन जानते हैं n की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने यहां समझा दी दोस्तों n की वैल्यू। तो अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि n की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो यहां इसमें कितने कक्षक होंगे, तो कक्षकों की संख्या निकाल लेंगे दोस्तों यहां से, और यहाँ n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे यानी 1। अगर n की वैल्यू 2 होंगी तो 2 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों 4। ऐसे ही दोस्तों अगर n की वैल्यू 3 होगी तो अपन कक्षकों की संख्या निकालेंगे 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9। इस तरह से अगर n की वैल्यू दोस्तों अपने पास 4 है तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 4 का स्क्वायर यानी 16। तो आप इस तरह से किसी भी कोश के अंदर कितने कक्षक होंगे ये निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की मैं बात करता हूं। कोश में, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के दोस्तों फॉर्मूला अपने पास होता है 2n स्क्वायर। तो जैसे अगर मैं n की वैल्यू 1 मानूं तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोस्तों 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यानी जो पहला n की वैल्यू जहां 1 होगी उस पहले कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे दोस्तों 2। अगर n की वैल्यू मेरे पास 2 होंगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों। अगर n की वैल्यू 3 हो गई, अगर n की वैल्यू 3 हुई तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3 का स्क्वायर। यही तो बात है, 3 3 9 9 2 18 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 3 3 9 और 9 दूनी 18। अगर n की वैल्यू दोस्तों 4 हुई तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप किसी भी कोश की हेल्प से कोश में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। यहां तक बात समझ में आए क्या दोस्तों, यहां तक समझ में आए दोस्तों तो शेयर जरूर करना है दोस्तों, अगर लाइक नहीं आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन बना था वो क्या है, इस n की वैल्यू के हेल्प, इस n की हेल्प से दोस्तों आप रेडियस के बारे में बता सकते हैं। अपन ने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों r समानुपाती n स्क्वायर अपॉन z। अगर मैं z को कांस्टेंट रख लेता हूं दोस्तों, अगर z को कांस्टेंट रख लेता हूं तो मेरे पास r समानुपाती हो जाएगा n का स्क्वायर। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों वैसे वैसे उस कोश के अंदर उस एटम के अंदर रेडियस बढ़ती जाएगी यानी त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं एनर्जी की मैं बात करता हूं, देखो यहां से क्वेश्चन बना था दोस्तों, मैं लास्ट 2020 के अंदर जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लगा था दोस्तों, इस फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहां से क्वेश्चन बना था। तो एनर्जी का फॉर्मूला था दोस्तों, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्या कह रहा है, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमें n की बात करनी है क्योंकि n कोशों के बारे में बता रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं स्पेशली n की स्क्वायर की, n की बात करूं तो e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस का 1 अपॉन n स्क्वायर, या आप चाहें तो दोस्तों ये लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इसको इन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे कोश का मान बढ़ेगा दोस्तों, जैसे जैसे कोश का मान बढ़ेगा एनर्जी का मान भी बढ़ेगा दोस्तों। बात समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों अगर कोस फिक्स है, अगर कोस फिक्स है दोस्तों तो कोस कांस्टेंट है दोस्तों, n की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो दोस्तों e समानुपाती हो जाएगा, वो e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हो जाएगा माइनस का z स्क्वायर, या मैं कह दूं e पर एंटी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन z स्क्वायर। यानी ये कह सकता हूं दोस्तों कि जब z की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ एनर्जी क्या होने